आज आपको 3 कहानियां सुनाएंगे। पहली कहानी, उत्तर प्रदेश में एक 821 करोड़ रुपए से बनी सरकारी संपत्ति से सजी हुई इमारत अब लीज पर प्राइवेट हाथों को दी जा रही है। 9 साल हो गए उसे कूड़ेदान बना दिया गया और वो जयप्रकाश नारायण के नाम पर थी। वहीं दूसरी खबर आपको और चौंका देगी। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसके ऊपर लोन हो, वो 6.5 करोड़ रुपया दे करके अपने लोन को माफ करवा ले रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? और तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से ही है और वो खबर यह है कि सरकारी स्कूल पर क्या स्थिति है, वहां अभाव क्या है, बच्चे आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इन बातों को लेकर के कैमरा लेकर अगर कोई पत्रकार पहुंच गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अब उन्हें एफआईआर करके गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रही है। नए भारत में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले कहानी आप सुनिए उत्तर प्रदेश की, तब आपको यह बताऊंगा 861 करोड़ रुपए वाली एक सरकारी संपत्ति से बनी जेपीएनआईसी को 9 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने कूड़े का घर बना दिया था, बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। वहीं अपने मनपसंद के उद्योगपति को, जो भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद भी था, हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया कुछ करोड़ रुपया लेकर के। जेपीएनआईसी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी, इसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। परियोजना पर करीब 821 करोड़ रुपया खर्च होने की बात एलडीए ने बताई थी। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। इसमें कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स सुविधाएं और समाजवादी आंदोलन तथा जयप्रकाश नारायण से जुड़े संग्रहालय जैसी बहुत ही आलीशान इमारत बनाई गई थी। इसमें जितना भी निर्माण किया गया था वो उसका स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल का था, विश्व स्तरीय इमारत थी, बहुत शानदार। आप लखनऊ में आज भी गोमती के किनारे से गुजरेंगे तो सबसे ऊंची कमाल की अपने स्थापत्य में नायाब बिल्डिंग जेपीएनआईसी आपसे एक सवाल पूछती हुई मिलेगी। सरकार का पैसा लगाकर अगर किसी सरकार ने बनवाया और वो भी इस देश में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले जयप्रकाश नारायण के नाम पर बनवाया, विश्व स्तरीय सुविधाएं दी, एक ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें कमाल की सुविधाएं थी, और समाजवादी आंदोलन का संग्रहालय, समाजवादी नेताओं के बारे में, उनकी आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने इस देश के बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सबको तालाबंद कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर आपको याद होगा तो कई बार जयप्रकाश नारायण को याद करने उनके जन्मदिन पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव जब वहां जाना चाहते थे तो पुलिस ने बंद कर दिया, उन्हें जाने नहीं देते थे। वहां एक मूर्ति बनी है जिस पर वो माला पहनाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि ये सरकार उन लोगों को भी अपनी पार्टी और दूसरे की पार्टी का मेंबर देखती है जो भारत के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाए थे। जयप्रकाश नारायण भाजपा के नहीं थे, इसलिए भाजपा की सरकार उन्हें उपेक्षित कर देगी। और अब यह खबर आ रही है कि उन्हें उद्योगपतियों को लीज पर दे दिया, मतलब सरकारी संपत्ति सरकार नहीं चला पा रही है और उसे लीज पर दे दिया। कोई कमी थी, किसी कारण कोई करप्शन हुआ था तो 10 साल तक क्या जांच करते रहे ये लोग। उनके एक मंत्री इतने समझदार थे कि जब ऊपर पहुंचे वो टॉप फ्लोर पे तो बोलिए ये हेलीपैड की आवश्यकता क्या थी इस बिल्डिंग में। वो अलग बात है कि दूसरे काम को देखने जब गए, जब कुदाल उनकी नहीं काम की, कुदाल भी काम नहीं की, खोदते रहे तो उन्होंने कहीं किनारा देखा, शायद वहीं खुद जाए तो देख लें उसको। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। 30 साल के लीज संचालन और रख रखाव के लिए निजी कंसोर्टियम को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 821 करोड़ की बोली लगाई और स्वामित्व और जमीन की संपत्ति का मालिकाना हक एलडीए के पास ही रहेगा। यानी बेची भले नहीं गई है लेकिन उसका रख रखाव के नाम पर लीज पर दे दिया उन्होंने। अब एक दूसरी कहानी इससे जुड़ती है। 22,006.57 करोड़ रुपया और दूसरी तरफ 6.5 करोड़। यह मामला जी और एसएल समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ा हुआ है।
सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का ये मामला है। एनसीएलटी में उनके खिलाफ क्रेडिटर्स के करीब 22,006.57 करोड़ के एडमिटेड क्लेम्स थे और रीपेमेंट प्लान में भुगतान करीब 6.5 करोड़ का, यानी क्रेडिटर्स की रिकवरी लगभग 0.03%। आप कल्पना करिए। और हेयर कट क्या है? 99.97%। अब हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि सब माफ हो गया, सब खत्म हो गया पैसा, ये रीपेमेंट का सब टेक्निकल टर्म है। लेकिन जितनी सुविधा एक ऐसे व्यक्ति को है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, उसको इतनी बड़ी छूट, 100 रुपए में 3 पैसा। भारत सरकार जरा ये जवाब दे कि गरीब आदमी जब ईएमआई पर घर लेता है और अगर 1-2 ईएमआई बाउंस होने लगे तो बैंक वाले घर पहुंच जाते हैं, गाड़ी उठा ले जाएंगे अगर गाड़ी ईएमआई पर है, ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, बैंक वाले आकर आपका घर कुर्क कर देते हैं। 1-2 किस्त अगर आप ईएमआई की न दीजिए तो उसके बाद देखिए। लेकिन अगर आप भाजपा से जुड़े हैं तो आपको कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं, रीपेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा। और इसी का मजा लेते हुए किंगफिशर वाले विजय माल्या ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई हमसे क्या गलती हुई, हमारा भी पेमेंट करके सेटल कर दो। मैं ये कहता हूं कि उसको भाजपा ज्वाइन करना चाहिए, फिर सेटलमेंट के बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। खैर, ये प्रदेश, देश ये सब देख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देख रहा है उसको आप समझ पा रहे हैं? एक पत्रकार हैं अमित जमीनी खबर के नाम से एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल है, लखनऊ में सक्रिय हैं और सामाजिक न्याय को लेकर के मुखर रहते हैं। अमित ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुछ जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग कर ली, जिनमें से एक जगह उन्होंने रिपोर्टिंग करते हुए ये दिखा दिया कि ये देखिए गिलास, ये गिलास आपको कहीं से ऐसी दिख रही है क्या कि ये 10 साल पुरानी है। और जब ये आंदोलन स्कूलों में तेज हुआ तो उस आंदोलन के दरमियान स्कूली बच्चे जब सड़क पर उतरने लगे कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं, जाने के लिए रास्ता नहीं, कोई पढ़े लिखाए का माहौल ही नहीं। 9 साल तक सरकार में रहने वाली भाजपा इस बात का जवाब देने की बजाय कि आपके स्कूलों में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिन लोगों ने सच दिखाया उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। दोस्तों, सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी है। एफआईआर इसलिए कराई है क्योंकि मैंने सरकारी स्कूलों की हकीकत दिखा दी है। वहां पर बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पास टीचर नहीं है पढ़ने के लिए। बच्चे एक टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक टीचर क्या सारा सब्जेक्ट पढ़ा देगा, सारे क्लासों को पढ़ा देगा? 2 टीचर क्या पूरे स्कूल को देख लेंगे? ये जब सच्चाई मैंने दिखाई तो सरकार को मिर्ची लग गई कि ये सच्चाई कैसे दिखाया जा रहा है। उन परिवार के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो सबसे गरीब हैं, पिछड़े दलित समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे उन परिवार के पढ़ते हैं। तो सरकार पिछड़े दलित समाज के बच्चों को कैसी शिक्षा दे रही है? जब मैंने उसकी सच्चाई दिखाया तो सरकार को बुरा लग गया। सरकार ने एफआईआर करा दिया कि ये सच्चाई मत दिखाइए। सरकार दबाना चाहती है, लेकिन इन लोगों को मैं बता दूं कि अभी ये मैंने तभी कुछ स्कूलों की सच्चाई दिखाई है, 4-5। अब मैं हर जिले निकाल के सच्चाई दिखाऊंगा। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां जाकर मैं सच्चाई नहीं दिखाऊंगा कि स्कूलों का क्या हाल है। आप कराइए एफआईआर, कराते रहिए एफआईआर। हम आपके एफआईआर से डरने वाले नहीं है कि आपका एफआईआर आप करा देंगे तो हम डर जाएंगे और स्कूलों की सच्चाई नहीं दिखाएंगे। अरे अभी तो शुरुआत की है, अभी लगातार सच्चाई दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे जब तक स्कूल सही नहीं हो जाएंगे। ये हमारा अधिकार है सच्चाई दिखाना। और स्कूलों में जाने से पत्रकारों को कब से रोकना शुरू कर दिए? ये कौन सा तानाशाही चल रहा है कि स्कूलों में पत्रकार नहीं जा सकते? और जब मैं गया तो ऐसा कोई आदेश भी नहीं था, तो फिर किस बात की एफआईआर करा दिए? मतलब डर गए ना कि आपकी सच्चाई सामने आ गई और सच्चाई सामने ना आए। लगातार सच्चाई सामने आएगी और मैं हम दिखाते रहेंगे। अब फर्जी एफआईआर से डरते नहीं। और अब पुलिस उन्हें खोज रही है। अरे आप सच कैसे दिखा सकते हो? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप सच बोलोगे, सच दिखाओगे, लो 2-4 मुकदमे आपके ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि ये तो वो सरकार है जो पाठशाला बंद करके मधुशाला खुलवाने के लिए रास्ते मुकर्रर कर देती है। 26,000 स्कूल बंद, 26,000 मधुशाला चालू। कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई टेंडर दिए थे कंपोजिट ठेका के दुकानों के लिए, जिसमें 26,000 कुछ संख्या थी। और इसका मतलब ये था कि आपके गांव के पास में कंपोजिट ठेके की दुकान होगी, वहाँ अंग्रेजी दारू, देसी दारू सब मिलेगी। लेकिन आपके गांव के पास वाले स्कूल में 50 से कम, कहीं कहीं 20 से भी कम
बच्चे अगर हैं तो स्कूल को क्लोज और मर्ज कर दिया जाएगा, दूर आपके घर के बच्चे पढ़ने जाएंगे। उस सरकार से आप सच दिखा देंगे तो उसकी पुलिस क्या करेगी? अब देश की जनता को चुनना है। एक तरफ आप देखिए कि 861 करोड़ की एक संपत्ति जो सरकार की थी, वो समाजवादी पार्टी की नहीं थी, वो अखिलेश यादव की नहीं थी, वो सरकार की थी। और उससे सरकारी संपत्ति से सरकारी इमारत बनी और सरकार बदल गई 2017 में, तो उस सरकारी संपत्ति से बनी सरकारी इमारत को बदली हुई भाजपा सरकार ने कूड़ेदान बना दिया। कभी भी आपको ये याद हो उत्तर प्रदेश की राजनीति ने क्या किया है? गोमती रिवर फ्रंट ऐसे ही बना, उसको कूड़े में डाल दिया, उसमें कई सामान ऐसे आए थे। आज भी अगर आप लखनऊ में रिवर फ्रंट के आसपास जाएंगे तो कंटेनर में भर करके फव्वारे और बहुत सारी चीज़ें रखी, वो कूड़े में चली गई, केवल इसलिए कि अगर ये सब मेंटेन हो जाएगा तो इसके क्रेडिट सपा को मिल जाएंगे। तो ऐसा तो बहुत कुछ है। मुख्यमंत्री भवन जिसमें योगी आदित्यनाथ बैठते हैं वो भी सपा के सरकार में बनी है, वहां क्यों ये नियम लागू नहीं होता? बहुत कुछ ऐसा सपा की सरकार ने किया, जैसे डायल 100 उसका नंबर बदल दिया 112, लेकिन डायल 100 खत्म हो गया क्या? बनाया सपा की सरकार। पुलिस मुख्यालय जो बना है लखनऊ में वो भी सपा की सरकार में बना है, उसको भी खंडर बना देंगे क्या? जो तर्क आपने JPNIC के लिए लगाया, आपने जितनी सड़कें बनवाई, एक्सप्रेसवे बनवाए, एम्बुलेंस चलवाए, हालांकि एम्बुलेंस को बहुत सारे को इन लोगों ने बहुत उपेक्षित कर भी दिया, लेकिन ये नीयत अच्छी नहीं है। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस विचार को देख रही है, समझ रही है और इस चुनाव में इन सब पर बात करेगी। केवल नमाज, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान जो मुख्यमंत्री का कोर एरिया है वहीं चुनाव नहीं होगा। अगर वहीं चुनाव होना होता तो अपने चुनाव के चंद महीने पहले जो सरकार महिलाओं को भत्ता आज तक नहीं दे पाई 9.5 साल में, अब वो कह रही है कि 20,000 रुपया देंगे, 30,000 बाद में देंगे जब चुनाव जीत जाएंगे। बिहार वार से सीख लिया, काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। जनता पूछ रही है कि कहते सिलाई की मशीन देंगे, आज तक नहीं दिए। जितना वादा 2 बार के घोषणा पत्र में 17 और 22 में किए थे, एक भी पूरा नहीं किए, तो ये चुनाव के पहले ये तो धोखा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इन सारी चीज़ों पर हिसाब होना तय है। आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।